यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ये बात कही थी देश के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि सपने देखना मत छोड़िए। चाहे अभी आप किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे सामने कितनी भी कठिनाई है, चाहे डगर कितनी भी कठोर है, आपको सपने देखते रहना चाहिए और अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने कठिन परिश्रम के साथ आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म दिवस है। हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के युवा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडल मानते। उनकी बातों को आज भी पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई होती है तो इस तरह के महापुरुषों के जब जीवन को हम देखते हैं तो इनके जीवन से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है हार्डवर्क के द्वारा और कठोर परिश्रम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के 11वें राष्ट्रपति थे और इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि देश के राष्ट्रपति होते हुए भी इनका जीवन इतनी सादगी भरा था कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी सामान्य आदमी इनके सामने अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता था। ये सभी को समान नजर से देखते थे, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर व्यक्ति इनके सामने सहजता से आता था और ये हर व्यक्ति से उतनी ही सादगी से मिलते थे। और यही सादगी इनके व्यक्तित्व का एक ऐसा हिस्सा बनी जिन्हें पूरी दुनिया के अंदर पसंद किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उनकी सादगी के लिए जाना जाता है। आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जानेंगे जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। शुरुआत की बात की जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिताजी एक मछुआरे थे और माताजी गृहिणी थी। गरीब होने के बावजूद उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 भाई बहनों के परिवार में अब्दुल कलाम साहब सबसे छोटे थे बट पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और माता पिता को इस बात का ज्ञान शुरुआत से ही था कि अब्दुल कलाम साहब पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं। उनके माता पिता पढ़ लिख नहीं सकते थे, उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। अब्दुल कलाम साहब जब थोड़े बड़े हुए, उम्र तकरीबन 8 से 10 साल होगी, उस समय उन्हें एहसास हो गया कि माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। उन्हें माता पिता की आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से मदद करना जरूरी है। इसीलिए वो अखबार बेचने लगे। अखबार बेचने के साथ साथ उनका मेन मकसद ये भी था कि उस अखबार को पढ़ा भी जाए, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत जिज्ञासु थे। हर बात को जानना उन्हें अच्छा लगता था और यहीं से उनकी एक नींव तैयार हो गई। क्योंकि जब भी हम किसी वैज्ञानिक की बात करते हैं तो वैज्ञानिक वही होता है जो हर बात का रीजन जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है और नए नए आविष्कार करता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने पेपर बांटना शुरू करा। उन पेपर्स को वो पढ़ते भी थे और धीरे धीरे वो अपनी नींव को मजबूत करते जा रहे थे। पर एक समय ऐसा आया जब उन्हें किसी बड़े स्कूल में जाने की जरूरत थी, पर उन्हें ये बात पता थी कि माता पिता के पास इतना पैसा है नहीं कि वो उन्हें एक बड़े स्कूल में भेज सकें। अब बड़े स्कूल में नहीं भेज सकते थे, ये बात वो जानते थे, इसीलिए कभी माता पिता से ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। पर माता पिता तो माता पिता होते हैं, उनके पिताजी इस बात को समझते थे। एक दिन अब्दुल कलाम साहब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने स्टडी टेबल के ऊपर थे, तभी उनके पिताजी आते हैं और बोलते हैं कि कलाम, मैं जानता हूं कि तुम पढ़ना चाहते हो और हम दोनों का भी, अपने माता और पिता की बात करते हैं वो, कि हम दोनों का भी ये सपना है कि तुम काफी आगे बढ़ो, जीवन में काफी तरक्की करो। उसके बाद रामनाथपुरम, जो कि रामेश्वर से काफी दूर था, वहां उनका एडमिशन करवा दिया जाता है एक नए स्कूल में। स्कूल का नाम था श्वाद स्कूल, जो कि काफी बड़ा स्कूल था। वहां पर एक ऐसा किस्सा होता है जिससे एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि अब्दुल कलाम साहब के जीवन का एक बहुत बड़ा किस्सा है। स्कूल नया था, वो गांव से गए थे, सीधे साधे बच्चे थे। जिस स्कूल के अंदर उनका एडमिशन हुआ, उस स्कूल के अंदर काफी नए बच्चे थे और उनको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। एक बार होता यह है कि वो अपने स्कूल के लिए काफी लेट हो जाते हैं और दौड़ते दौड़ते किसी दूसरी क्लास में चले जाते हैं। उस क्लास के अंदर उन्हीं के गणित के अध्यापक पढ़ा रहे थे। अब जैसे ही मैथ्स के टीचर अब्दुल कलाम साहब को देखते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरी क्लास में आ गए हैं। वो गुस्से से उनको डांटते हुए बोलते हैं कि तुम अपनी क्लास नहीं ढूंढ सकते, तुम यहां पढ़ाई कैसे करोगे, तुमको वापस अपने गांव चले जाना चाहिए। और उसके बाद उन्हें छड़ी से मारा भी जाता है। इस बात से वो काफी दुखी हो जाते हैं। ऑलरेडी घर से दूर हैं और मार पड़ी है, जबकि पढ़ने लिखने में काफी तेज हैं। इस बात से वो काफी दुखी हो जाते हैं। अगर कोई सामान्य बच्चा होता तो इस बात से टूट जाता, पर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने मन में सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगा। और इसी आत्मविश्वास के साथ वो अपने आप को नीचे नहीं गिराते, वो नए विश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो अब्दुल कलाम साहब टॉप करते हैं। जिस शिक्षक ने, जिन टीचर ने उन्हें मारा था, वही स्टेज से अनाउंस करता है उनका नाम कि ये टॉप पर आए।
और कहते हैं कि मैं जिसे भी मारता हूं वो महान बन जाता है, और देखना ये बच्चा आगे जाकर महान बनेगा। और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद आगे जाकर क्या हुआ। वो देश के ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि हमारे देश के मिसाइल मैन भी थे, और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम करी। यहां से हमें एक सीख मिलती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, चीजें आपके अपोजिट होती है। उस समय पर हमें टूटना नहीं है, हमें गिरना नहीं है, हमें फिर से खड़े हो जाना है। हमें अपने अंदर झांकना है और ये सोचना है कि हमने शुरुआत क्यों की थी, ये सफर शुरू क्यों किया था, और दृढ़ निश्चय के साथ, कठिन परिश्रम के साथ हर लक्ष्य को आप पा सकते हैं। ये पहला किस्सा अब्दुल कलाम साहब के स्कूल का था और ये सिखाता है, और यहीं से उनकी एक नींव मजबूत हो गई कि कभी भी गिव अप नहीं करना। और आगे जाके अब्दुल कलाम साहब ने कभी गिव अप जीवन में किया ही नहीं। अब थोड़ा समय बीता और अब्दुल कलाम साहब ने MIT में एडमिशन लिया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। काफी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल करी और MIT में एडमिशन लिया एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अब यहां पर भी एक किस्सा आता है। अब्दुल कलाम साहब को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया गया। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ समय दिया गया था। उस प्रोसेस को देखने के लिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट किया है, उनके जो प्रिंसिपल थे वो उस प्रोजेक्ट को देखते हैं। जब वो उस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, काफी नाराज हो जाते हैं। वो अब्दुल कलाम साहब से कहते हैं कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है वो ठीक नहीं है, इसे काफी ठीक करने की जरूरत है। अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं कि सर मैं बहुत माफी चाहता हूं, मैं आपको 1 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को सही करके दे दूंगा। अब यहां पर उनके प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दूंगा, और 3 दिन के अंदर अगर तुमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, प्रोजेक्ट को सही तरीके से नहीं बनाया, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दी जाएगी। अब्दुल कलाम साहब के लिए स्कॉलरशिप कैंसिल होने का मतलब यह था कि आगे वो जीवन में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परिवार से वो काफी गरीब थे। उसके बाद 3 दिन तक लगातार बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए अब्दुल कलाम साहब ने मेहनत करी और उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करा। जब उनके प्रिंसिपल ने इस प्रोजेक्ट को देखा तो उन्हें गले लगा लिया और कहा कि मैं नहीं जानता था कि 3 दिन के अंदर तुम इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना लोगे। दरअसल मैं ये चेक कर रहा था कि प्रेशर के सिचुएशन में तुम कितना काम कर सकते हो और कितने अच्छे से काम कर सकते हो। यहां से भी हमें एक प्रेरणा मिलती है कि चीजें चाहे कितनी भी अपोजिट हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी प्रेशर की हो, आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उस समय पर यह हो सकता था कि अब्दुल कलाम साहब टूट जाएं कि 3 दिन में कैसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने तो 1 महीने का समय मांगा है। और उसके बावजूद भी उन्होंने 3 दिन में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा, और यहां से भी वो हमें एक प्रेरणा देकर चले गए। अब यहां से एक और किस्सा आता है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद अब्दुल कलाम साहब ने DRDO ज्वाइन करा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहां का एक किस्सा है कि एक बार वो अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे थे, उनके नीचे एक इंजीनियर काम कर रहे थे, वो एक वैज्ञानिक ही थे पर वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर थे। उन्होंने अब्दुल कलाम साहब के पास आकर रिक्वेस्ट करी कि आज 5:30 बजे उन्हें अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाना है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है, तो क्या वो उन्हें छुट्टी दे देंगे। अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि हाँ मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। पर वो काम में इतना व्यस्त हो गए, इंजीनियर जो काम जिनको छुट्टी चाहिए थी वो इंजीनियर अपने काम में इतना व्यस्त हो गए कि जब उन्होंने टाइम देखा तो 8:30 बज रही थी। अब उसके बाद उन्हें अपने ऊपर बड़ा रिग्रेट हुआ कि अरे मुझे तो बच्चों को लेकर जाना था 5:30 बजे, अभी 8:30 बज रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को खोजा कि वो कहां पर है, मैं उनसे परमिशन ले लेता हूं कि क्या मैं अब जा सकता हूं। पर अब्दुल कलाम साहब वहां पर नहीं थे। उसके बाद वो साइंटिस्ट अपने घर गए, घर जाकर अपनी वाइफ से पूछा कि बच्चे कहां हैं। उनकी वाइफ ने कहा कि आपको नहीं पता, आपके जो मैनेजर हैं अब्दुल कलाम साहब वो आए थे और वो बच्चों को ले गए हैं घुमाने के लिए। सोचिए अपने साथियों का वो कितना ध्यान रखते थे कि वो व्यक्ति अगर नहीं जा पाया, वो अपने काम के अंदर मशगूल है, वो अपना काम कर रहा है, तो उसका ध्यान वो रखेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो हमें सीखना चाहिए। इतनी सिंप्लिसिटी उनके अंदर थी कि आज भी लोग उनकी इन बातों को याद करते हैं और याद करके उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम साहब के मिसाइल मैन बनने की। चाहे अग्नि हो या पृथ्वी हो, दोनों ही मिसाइलों को बनाने में अब्दुल कलाम साहब का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। इन दोनों मिसाइलों के बल पर ही हमारा देश डिफेंस के सेक्टर में इतना आगे बढ़ गया कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। पोखरण 2 के समय भी APJ अब्दुल कलाम साहब वहीं पर थे और हमारे देश का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद अब्दुल कलाम साहब को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और देश के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब बने। पर नेचर इतना सरल कि उनकी सरलता को देखकर जितने भी लोग उनसे मिलते वो उनकी सरलता के कायल हो जाते। वो कहते कि कोई व्यक्ति इतना सरल कैसे हो सकता है, जरा सा भी अभिमान उन्हें अपने पद का कभी भी नहीं रहा। एक बार की बात है कि उनके परिवार के तकरीबन 52 सदस्य राष्ट्रपति भवन में ठहरने के लिए आए।
वो वहां पर तकरीबन 8 से 10 दिन रुके। जब वो चले गए तो अब्दुल कलाम साहब ने भारत सरकार को 3.50 मतलब 3.5 लाख रुपए का चेक दिया। भारत सरकार ने पूछा कि आप ये चेक क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरे परिवार यहां पर रुका है और राष्ट्रपति भवन सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, उनके परिवार के लिए नहीं होता है। इतनी सादगी, कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करा। एक बार एक इंस्टीट्यूशन के अंदर वो गए, वाराणसी के अंदर। उस इंस्टीट्यूशन के अंदर काफी सारी चेयर्स लगी थी, उनकी चेयर बाकी चेयर से बड़ी थी। उन्होंने उस चेयर पर बैठने से इंकार कर दिया कि मैं इस चेयर पर नहीं बैठूंगा क्योंकि ये चेयर बाकी चेयर से काफी बड़ी है, जो कि ठीक नहीं है। ये सादगी ही उन्हें आगे ले गई और यही सादगी हमें सिखाती है कि जीवन में हम कहीं पर भी पहुंच जाएं, हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें किसी भी व्यक्ति को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। इसके बाद SLV3 की हम बात करेंगे। SLV3 एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें शुरुआत में APJ अब्दुल कलाम साहब फेल हो गए। फेल होने के बाद भी उन्होंने धैर्य अपना कायम रखा। अपने धैर्य को कायम रखते हुए जब दूसरी बार वो SLV प्रोजेक्ट को उन्होंने पास कर दिया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मैं बात कर रहा हूं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की बात की जा रही है यहां पर। जब उस प्रोजेक्ट के अंदर वो पास हुए, उसके बाद उन्होंने देश को एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया कि हम खुद स्पेस के क्षेत्र में भी सब कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस उन्होंने पूरे देश को दिया और देश को आगे बढ़ाया। जब उनकी मृत्यु हुई शिलोंग के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, जब वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसी समय वो संबोधन करते करते गिर पड़े और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये सिखाता है कि जीवन में अपने अंतिम क्षण तक वो देश के लिए काम कर रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज भी उनकी बातों को हम फॉलो करते हैं और युवाओं के मन में आज भी APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिन्हें हम अपना आइडल मानते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि APJ अब्दुल कलाम साहब इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने टेस्ट भी दिया, पर वैकेंसीज थी 8 और उनका नंबर आया 9। उसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया कि हम उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और आज ऐसे ही व्यक्ति का जन्म दिवस है। APJ अब्दुल कलाम साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके जीवन के हर पहलू से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उनकी सादगी से समझ में आता है कि जीवन में हम किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, हमें अपनी सादगी को बरकरार रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को भेदभाव की भावना से नहीं देखना चाहिए। आज मैं डिफेंस वाला की पूरी टीम की ओर से APJ अब्दुल कलाम साहब को सशक्त नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।